Hello friends, welcome to my channel UPSC Study. Today we will see silent features of Constitution. Okay, this is the lecture number 3 of Polity series. हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक यूनिक है अपने कंटेंट में और अपने स्पिरिट में। borrowed from almost every constitution of the world but also has several features distinguished from other। ठीक है, हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसे हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से भी अडॉप्ट किया है। ठीक है, दूसरी कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से भी हमने कुछ कुछ सोर्सेज लिए हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोरोड भी बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन भले हमने ही बोरो किया हुआ है लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, उसके फीचर्स अभी हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट है सबसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर क्या है? फर्स्ट फीचर क्या है? लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे लंबा और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप का होता है, रिटन होता है और अनरिटन होता है। ठीक है, रिटन मतलब लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन यानी वो लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। ठीक है, और सबसे लेंथीएस्ट है। ठीक है, तो अनरिटन का अगर एग्जांपल देना तो कहाँ का देंगे? ब्रिटिश का। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन है। ठीक है, अमेरिकन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है। ठीक है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने बहुत अच्छे से कॉम्प्रेहेंसिव, एलोबरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बनाया है। ठीक है, अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, लिखा हुआ है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949, है ना। तो उस समय कितने आर्टिकल और कितने पार्ट्स और शेड्यूल थे? ठीक है, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था? प्रीएम्बल था एक, 395 आर्टिकल्स थे जिसको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, अभी हमारे पास कितने? 470 आर्टिकल है जिसको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 12 शेड्यूल है और अभी तक मतलब 1949 से लेके अभी तक 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स फॉर एलिफेंटाइट साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साइज को इतना लंबा बनाते, बड़ा बनाते? ठीक है, तो पहला क्या है? जियोग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है, दैट इज वास्टनेस ऑफ कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। ठीक है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्योंकि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत अलग अलग है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की अलग है, साउथ की अलग है। ठीक है, इसलिए जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है। नेक्स्ट क्या है? हिस्टोरिकल फैक्टर्स। ठीक है, हर जगह हिस्ट्री अलग है इसलिए हिस्टोरिकल फैक्टर है। ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा आर्टिकल्स कहाँ से लिए गए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, जो कि ब्रिटिश ने बनाया था। ठीक है, वो बल्कि था तो हमने भी उसी से कुछ कुछ पार्ट उठाए इसलिए हमारा भी बल्कि बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में हमने स्टेट और सेंटर का दोनों का आर्टिकल ऑफ प्रोविजन लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए बड़ा है, अगर अलग अलग लिखते तो थोड़ा छोटा हो जाता। नेक्स्ट क्या है? डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसमें जो मेंबर्स थे वो ज्यादातर लीगल लोग थे। ठीक है, इसीलिए ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे एलिफेंटाइट साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फीचर है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब हम पहले बोला कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से भी बोरो किया है। ठीक है, कुछ प्रोविजंस। तो अब हम वो देखते हैं कि हमने किस कंट्री से कौन सा प्रोविजन बोरो किया है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया है? प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। ठीक है, ये प्रोविजन है जो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, रिट्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, ये प्रोविजन जो है हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से
लिया है। फिर कैनेडियन से क्या क्या है, अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, रेसिडुअल पावर रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्वासी फेडरल क्यों बोलते हैं अपने गवर्नमेंट को, क्योंकि फेडरल तो है, मतलब पावर डिवाइड है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, लेकिन पावर ज्यादा किसके पास है, सेंट्रल के पास है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसीलिए इसको क्वासी फेडरल बोलते हैं कि आधा फेडरल भी आधा नहीं भी। ठीक है, फिर आयरिश से क्या लिया है हमने, डीपीएसपी लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट, पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज इवन ऑन मैटर्स आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिडिक्शन और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, ये 3 प्रोविजन हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर यूएसएसआर से क्या लिया है, जो उस समय के यूएसएसआर था, अभी का रशिया, फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A, a constitutionally mandated planning commission to oversee the development of the economy। ठीक है, ये 2 प्रोविजन लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट कैसे करना उसका प्रोसीजर, और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। फिर जर्मनी से इमरजेंसी पावर टू बी एंजॉय बाय द यूनियन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फेडरल स्कीम, इमरजेंसी प्रोविजन, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ठीक है, ये प्रोविजन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए। ठीक है, तो आपके इसके प्रोविजन और क्या सोर्स है वो याद रखना है। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है एज वेल एज रिजिड भी है। ठीक है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल। ठीक है, 21 टर्म में कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर इजिली चेंज कर सकते हैं तो फ्लेक्सिबल है, अगर उसमें ज्यादा प्रोसीजर है, थोड़ा हार्ड है, तो वो रिजिड है। ठीक है, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, कंप्लीट। ठीक है, दोनों का कंबाइन है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग सिंपल मेजोरिटी से ही पास कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब होता है तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए ये रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं। ठीक है, और रिजिड भी नहीं है कि हम सिंपल से कर दे रहे हैं। और फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमें स्पेशल मेजोरिटी भी हमें चाहिए होती है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 368 में 2 टाइप्स अमेंडमेंट दिया हुआ है। ठीक है, 2 टाइप की स्पेशल मेजोरिटी दिया गया है वहां पे, एक स्पेशल मेजोरिटी जो पार्लियामेंट में चाहिए होगी, और फिर जो टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस से चाहिए होता है। ठीक है, सेकंड में स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद द रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। ठीक है, तो मेजोरिटी भी चाहिए और जितने भी स्टेट है उसके हाफ का रेटिफिकेशन भी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों आर्टिकल को हम आगे के लेक्चर्स में ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। ठीक है, तो फेडरल इन द फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ठीक है, फेडरल है फॉर्म में लेकिन जो स्पिरिट है वो यूनिटरी है। ठीक है, तो और इसे क्वासी फेडरल बाय केसी वियर, केसी वियर ने इसको क्वासी फेडरल भी कहा था। ठीक है, क्वासी फेडरल अभी बताया कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड है। ठीक है, लेकिन जो पावर है वो ज्यादा सेंटर के पास है। ठीक है, इसलिए क्वासी फेडरल बोलते हैं। तो देखते हैं फेडरेशन का फीचर्स क्या है। ठीक है, पहले देखते हैं फेडरेशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, ये क्या पॉइंट बनाता है। तो 2 गवर्नमेंट है, सेंटर स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और बाई कैमरलिज्म है। ठीक है, 2 हाउस है, अपर हाउस लोअर हाउस। ठीक है, फिर स्टेट में भी अपर हाउस लोअर हाउस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा ये नॉन फेडरल क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट बाय द सेंटर। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजन एंड सो ऑन, ये सब जो है ये इसको नॉन फेडरल बनाते हैं। ठीक है, इसलिए फेडरल फीचर्स भी है, नॉन फेडरल फीचर्स भी है, इसलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल से क्वासी फेडरल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारा फॉर्म क्या है, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया। कहां से लिया है, ब्रिटिश से लिया है। ठीक है, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो फीचर्स क्या है,
प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स, मेजॉरिटी पार्टी रूल, collective responsibility of the executive to the legislature, membership of the minister in the legislature, leadership of PM और CM, dissolution of the Lok Sabha. ठीक है, राज्यसभा तो परमानेंट है, वो तो डिसॉल्व नहीं होती, सिर्फ लोअर हाउस से डिसॉल्व होता है, इसे लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. ठीक है, ये फीचर्स है जो कि हमारे गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर्स है ये. ठीक है, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट एज वेल एज इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. ठीक है, इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है. ठीक है, क्या जुडिशियल सिस्टम. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट टॉप पे, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट है. ठीक है, या फिर लोअर कोर्ट है. ठीक, तो ये इंटीग्रेटेड है इंडिपेंडेंट जुडिशरी. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट है और हाईएस्ट कोर्ट है. ठीक है, पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में. तो ये क्या बना दिया, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है. ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट से अलग है, इसलिए इंडिपेंडेंट है. ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स. हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए सिटीजनशिप को, जिसको अगर हमें नहीं मिलता है तो हम उसके लिए अपना आवाज उठा सकते हैं. ठीक है, उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ दिया गया हुआ है, पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 12 to 35 में दिया हुआ है. ठीक है, और हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, टोटल 6 है. ठीक है, फर्स्ट क्या है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural educational rights, right to constitutional remedies. ठीक है, ये 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. ठीक है, और अगर ये वायलेट होते हैं, अगर ये वायलेट होता है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं. और कोर्ट क्या इशू करता है, रिट्स इशू करता है. ठीक है, रिट्स का लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आपको अगर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, इसमें कुछ प्रिंसिपल लिखा हुआ है, कुछ पॉलिसी लिखा हुआ है जो कि स्टेट को पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है. ठीक है, मतलब एक आइडिया देता है कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी वो इस टॉपिक से बाहर नहीं होना चाहिए. मतलब इसमें कोई जुडिशियल नहीं है कि आपको करना ही करना है, लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर दे दिया गया कि आपको ऐसा होना चाहिए. ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल पार्ट और आर्टिकल में मेंशन है, पार्ट 4 आर्टिकल नंबर 36 to 51 में. ठीक है, क्लासिक, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल. ठीक है, तो हम इसको आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, सिर्फ डीपीएस की एक टॉपिक को. ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है, ये किस में है, ये पार्ट 4A में है, आर्टिकल नंबर 51 में. ये कब ऐड किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. ठीक है, ये पहले नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में इसको ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. और ये किसने रिकमेंड किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था. और पहले जब स्टार्टिंग में जब ऐड हुआ था तब सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, फिर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में ऐड किया गया. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंडिया क्या है, सेकुलर स्टेट है. ठीक है, और टर्म सेकुलर कब ऐड किया गया प्रेम्बल में, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. ठीक है, और जो वेस्टर्न सेकुलर है और जो इंडिया का सेकुलर है, दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कि उसमें पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है. ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में बिल्कुल ऐसा नहीं. तो यहाँ पे सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे सबको फ्रीडम है कि कौन कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहता है, कौन कौन सा नहीं करना चाहता है. ठीक है, तो द प्रेम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ ए बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 44 ये सब सेकुलर स्टेट को दिखाता है. ठीक है, तो इसका डिटेल हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे. नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है, यानी जब भी वोट होता है तो हर किसी को वोट देने का अधिकार है. ठीक है, कब से कब तक, जो भी 18 ईयर्स से बड़ा है. ठीक है, 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से बड़ा है. ठीक है, तो पहले 21 एज थी स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर उसको 18 कर दिया गया 1989 में बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988. ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप. इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, अगर हम किसी और कंट्री का सिटीजनशिप एक्सेप्ट करते हैं या लेते हैं तो जो इंडिया का सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप चलता है.
नेक्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडीज है, ठीक है। इंडिपेंडेंट बॉडीज है जैसे कि ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या करता है, ये इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, मतलब जब ये इलेक्शन कंडक्ट कराता है तो इसमें कोई गवर्नमेंट या जुडिशरी कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट बॉडी है। सेम टू सेम कैग है, कैग का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऑडिट करता है, ठीक है, किसको, अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। ऑडिट करता है मतलब जाके चेक करता है कि राइट है कि नहीं है, फिर पार्लियामेंट रखता है, फिर देखता है ये सब, ठीक है। सेम यूपीएससी भी इंडिपेंडेंट बॉडी है, एसपीएससी भी इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि कंडक्ट करवाती है वेरियस एग्जाम का पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन। ये पार्ट किसमें दिया हुआ है, ये पार्ट 18 में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 352 टू 360, ठीक है। टोटल 3 टाइप का इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। ये हम आगे वाले लेक्चर्स में इसका डिटेल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये जाना था कि इमरजेंसी प्रोविजन है, ठीक है। और इमरजेंसी जब लगती है नेशनल इमरजेंसी, तब हम आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है, कभी काट नहीं सकते, वो हमेशा रहता है। बाकी सब फंडामेंटल राइट्स जो वो कैंसिल हो जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 3 टायर गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल है, फिर स्टेट है, फिर लोकल है। लोकल में क्या है, म्युनिसिपैलिटी है और पंचायत है, ठीक है। तो पंचायत कब ऐड हुआ था, 73rd में, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत, और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से क्या, म्युनिसिपैलिटी हुआ था, ऐड हुआ था, ठीक है। हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल रहेंगे। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, किस पार्ट में मेंशन है, ये पार्ट 9B में मेंशन है, ठीक है। और कब ऐड किया गया था, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। इसका आर्टिकल कहां से कहां तक है, 243ZX टू 243ZT। तो क्रिटिसिज्म देखते हैं क्या है, अब बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब लोग बोलते हैं कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वेरियस टाइप की डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो इसलिए हमें अलग अलग टाइप का जो प्रोविजन है वो अडॉप्ट करना पड़ा, ठीक है। हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया कि अच्छा ऐसा होता है तो हम भी ये लेंगे तो हमारे फायदा, तो जो हमारे कंट्री के लिए अच्छा है हमने सिर्फ वही बोरो किया, ठीक है। नेक्स्ट, अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 है, जो ब्रिटिश ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बनाया था, उसकी कार्बन कॉपी भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने वहां से भी काफी लिए हुए हैं प्रोविजन जो है, ठीक है। नेक्स्ट, अन इंडियन एंड एंटी इंडियन बोला जाता है, ठीक है। वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इसमें पॉलिटिकल पार्टी थी वो सिर्फ कांग्रेस की थी, और इसमें जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट नहीं हुए थे, ठीक है, इसलिए। और ये बाहर से उठाया गया है, इसलिए इसको भी और भी एंटी इंडियन और अन इंडियन बोला जाता है। एन अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द फिलोसफी एंड आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। जो महात्मा गांधी हैं उनके फिलोसफी और आइडियल्स को नहीं लिया गया, लेकिन ये जो फिलोसफी आइडियल्स महात्मा गांधी के हैं वो डीपीएसपी में मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका लार्ज साइज, एलिफेंटाइन साइज, ठीक है। इसका जो साइज है ये बहुत बड़ा है, ये भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी इसका क्रिटिसिज्म है। और पैराडाइज ऑफ लॉयर्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे उसमें से मैक्सिमम क्या थे, लॉयर थे, ठीक है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। Thank you. If you like this video, kindly like, share and subscribe and stay tuned for the next video.